Assalamualaikum dear students, welcome to the platform of Nan Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम 10th क्लास बायोलॉजी जो हमारी न्यू बुक है इसके चैप्टर नंबर 1 ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, आज हम इसका 5th लेक्चर स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को जो है वो डिटेल से कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस चैप्टर को स्टार्ट करवाया था तो तब मैंने आपको बताया था कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसको हम दो हिस्सों के अंदर तकसीम करते हैं। एक को स्टूडेंट्स हम नाम देते थे एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल जो है वो एक ऐसी लॉन्ग ट्यूब थी जो कि माउथ से स्टार्ट होती थी और एनस पे जाके खत्म होती थी। एलिमेंट्री कैनाल के 3 नाम मैंने आपको और बताए थे। इससे हम जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, इसे डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर इसे गट का नाम भी दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो दूसरा इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो है सम असेसरी ऑर्गन्स, जिन्हें हम सम हेल्पर ऑर्गन्स का नाम भी देते थे, जिनके अंदर हमने लिवर को, पेनक्रियाज को, स्लाइवरी ग्लैंड्स को जो है वो स्टडी किया था। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर के अंदर हमने कुछ जो हमारे हेल्पर और असेसरी ऑर्गन्स हैं इनका रोल देखना है, और साथ ही साथ जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उस एलिमेंट्री कैनाल में से जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन है हमने उसको जो है वो डिटेल से कवर करना है। बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सबसे पहले जो है वो ओरल कैविटी को देखा था कि ओरल कैविटी के अंदर जो है वो डाइजेशन किस तरह से होती है। ओरल कैविटी के बाद बच्चों हलक का हिस्सा आता है जिसको हम फेरेंक्स कहते हैं। फेरेंक्स के बाद बच्चों आगे खुराक की नाली आती है, इसको हम एसोफेगस का नाम देते हैं। एसोफेगस से बच्चों ये जो खुराक जो कि ओरल कैविटी के अंदर बनी थी जिसको हम बोलस का नाम देते थे, वो जो बोलस है स्टूडेंट्स वो अब स्टमक के अंदर दाखिल हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स जो स्टमक है वो अपनी मैकेनिकल और पार्शियल केमिकल डाइजेशन जो है इसको कंप्लीट करता है, और जब 3 से 4 घंटे तक जो खाना है वो मैदे के अंदर रहता है, स्टमक के अंदर रहता है, तो स्टूडेंट्स वो जो बोलस था जो कि इसोफेगस से आया था, 3 से 4 घंटे स्टमक के अंदर रहने के बाद हम उसको काइम का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? काइम का। और ये जो काइम है ये एसिडिक इन नेचर होती है। क्यों एसिडिक इन नेचर होती है? क्योंकि स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से जो स्टमक के अंदर सूप लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, उसको हम काइम का नाम देते हैं, और वो क्या होता है? वो एसिडिक होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स इस एसिडिक काइम को स्टमक से आगे मुंतकिल कर दिया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टूडेंट्स फर्दर जो है जो मूवमेंट होती है वो आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ होती है। अब ये जो आपको नजर आ रही है स्मॉल इंटेस्टाइन है, और स्टूडेंट्स दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन। यहाँ पे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों को लाजमी पता होनी चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसकी लेंथ लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स इसकी 7 मीटर के करीब लंबाई होती है, ठीक है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसकी 1.5 मीटर लंबाई होती है। तो सवाल पैदा ये होता है कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन को छोटी आंत क्यों कहते हैं, हम इसको स्मॉल क्यों कहते हैं, हम स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज जो है वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि इसका जो साइज है वो लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत जो है वो बहुत ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसकी जो लॉजिक है और इसका जो रीजन है इसको ध्यान से समझना है कि ये जो इंटेस्टाइन है, ये जो आंत है, इस आंत को छोटी और बड़ी का नाम जो है वो हम इसके साइज की बेस पर नहीं देते बल्कि हम इसके डायमीटर की बेस पे देते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी 7 मीटर के करीब जो है वो लंबाई होती है, बहुत लंबी ट्यूब है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स इसकी जो है वो 1.5 मीटर के करीब लंबाई होती है। ये स्टूडेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन की निस्बत बहुत छोटी है, लेकिन आपने जो पॉइंट ध्यान में रखना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि उसका जो डायमीटर है स्टूडेंट्स वो स्मॉल होता है। डायमीटर आपको पता है ना क्या होता है? डायमीटर हम कहते हैं कि वो लाइन जो कि सर्कल के सेंटर से पास करे और सर्कल के दोनों साइड्स को टच करे उसे हम सर्कल का डायमीटर कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर देखते हैं ना तो ये तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर है, 2.5 सेंटीमीटर, या आप इसे इस तरह से भी कह सकते हैं कि 1 इंच, क्योंकि 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 1 इंच के बराबर होता है। तो 1 इंच या 2.5 सेंटीमीटर जो है वो उसका क्या होता है स्टूडेंट्स? डायमीटर होता है। जबकि अगर आप जो है वो यहाँ पे देखें लार्ज इंटेस्टाइन, तो स्टूडेंट्स लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर है वो तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर, ऑन एवरेज बच्चों ये 6.5 सेंटीमीटर जो है वो उसका डायमीटर होता है। तो आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। स्मॉल इंटेस्टाइन को बच्चों स्मॉल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका डायमीटर जो है वो छोटा होता है, तंग होता है। लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों कहा जाता है स्टूडेंट्स? क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो क्या होता है? वो वाइड होता है, वो चौड़ा होता है।
तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी ये जो लॉजिक है ये समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक के अंदर नहीं लिखी हुई और आपको जो है वो ज्यादातर जगहों से इसकी नॉलेज है वो पता भी नहीं चलती। बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन को पढ़ लेते हैं, उनकी लेंथ को पढ़ लेते हैं, लेकिन उनके जहन के अंदर ये सवाल ट्रिगर नहीं करता कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है लार्ज इंटेस्टाइन की निस्बत, तो आखिर इसको स्मॉल फिर कहा क्यों जाता है। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहा जाता है, तो आप फौरन से बता देंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल उसके नैरो डायमीटर, उसके तंग डायमीटर की वजह से कहा जाता है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन है स्टूडेंट्स इसका डायमीटर बड़ा होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, तकरीबन 6.5 सेंटीमीटर होता है, इसी वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन का नाम दिया जाता है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतरीन तरह से जो है वो समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब हम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को बाकायदा स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल ट्यूब। बच्चों क्वाइल का मतलब होता है लिपटे हुए होना, हाईली का मतलब होता है बहुत ज्यादा। बच्चों अगर आप यहाँ पे देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये बहुत ज्यादा जो है वो लिपटी होती है। लिपटी क्यों होती है बच्चों? क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 7 मीटर है। अगर आप इंसान की लेंथ देखें तो फर्ज करेंगे कि इंसान जो है वो 1.5 मीटर उसकी लेंथ है। अब 1.5 मीटर क्या बच्चों इंसान की हाइट है, और उसकी बॉडी के अंदर पेट के एक छोटे से हिस्से के अंदर 7 मीटर लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन पड़ी हुई है। तो इतनी लंबी चीज को बच्चों अल्लाह ताला ने हमारे पेट के छोटे से हिस्से के अंदर कैसे रखा है, इसको जो है बच्चों वो बहुत ज्यादा जो है वो फोल्डिंग के जरिए जो है वो यहाँ पे रखा गया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये हाईली क्वालिटी ट्यूब होती है बच्चों, इसमें बहुत सारी जो है वो तहें मौजूद होती हैं, और इसको बाकायदा नेचर ने हमारे जिस्म के अंदर फोल्ड करके तय बना के रखा है। ठीक है, तो आपने इस पॉइंट को जो है वो जहन में रखना है। उसके बाद बच्चों इसकी लेंथ कितनी होती है, एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है, तकरीबन 7 मीटर के करीब जो है बच्चों इसकी लंबाई होती है। उसके बाद स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कितने होते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, आपने इसके 3 पार्ट्स है वो याद रखने हैं बच्चों। सबसे पहला जो पार्ट है वो है ड्यूडीनम। क्या नाम है स्टूडेंट्स? ड्यूडीनम। दूसरा जो है वो है जिजिनम। क्या है स्टूडेंट्स? जिजिनम। और जो तीसरा है वो है इलियम। ड्यूडीनम, जिजिनम और इलियम। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ड्यूडीनम, जिजिनम और इलियम। तो स्टूडेंट्स ये स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं। अब बच्चों हर पार्ट की लंबाई कितनी होती है आपने इसको भी एमसीक्यू के तौर पे याद रखना है। बच्चों ड्यूडिनम जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा है, मतलब स्टमक के बाद बच्चों जो स्मॉल इंटेस्टाइन का शुरू वाला हिस्सा है उसको हम ड्यूडिनम कहते हैं। और शुरू वाला कितना हिस्सा? जो शुरू वाला 25 सेंटीमीटर वाला जो हिस्सा होता है स्टूडेंट्स, इसको हम ड्यूडिनम का नाम देते हैं। तो आपने याद रखना है ड्यूडिनम क्या है। स्टमक के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन जब शुरू होती है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू होने से लेकर 25 सेंटीमीटर तक का जो एरिया होता है इसको हम ड्यूडिनम का नाम देते हैं। अब बच्चों ये आपकी बुक के अंदर सिर्फ 25 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, लेकिन बच्चों आपको इंचेस के अंदर जो है उसकी वैल्यू आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 1 इंच के अंदर बच्चों 2.5 सेंटीमीटर होते हैं। यहाँ पे देखें बच्चों, आपका स्केल जो है ना, आपके स्केल के ऊपर इंचेस में भी वैल्यूज लिखी होती हैं और सेंटीमीटर में भी। तो अगर आप देखेंगे ना तो 1 इंच जो है वो 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये आपने बच्चों एक मैथमेटिकल रिलेशन याद रख लेना, आपके काम आएगा। 1 इंच कितना होता है? 2.54 सेंटीमीटर। मतलब ऑन एवरेज बच्चों 2.5 सेंटीमीटर जो है वो 1 इंच के अंदर होता है। ठीक है, अगर आप दोनों साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आ जाएगा और यहाँ पे 10 इंचेस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो 25 सेंटीमीटर है ये इंचेस में जब इसको कन्वर्ट करें तो कितना बचा है? 10 इंचेस। तो जो ड्यूडिनम है इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर या 10 इंच होती है। उसके बाद बच्चों जो ड्यूडिनम से अगला हिस्सा है उसको हम नाम देते हैं जिजिनम का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जिजिनम जो है इसके स्पेलिंग आपने याद रखने हैं। इसको आप JEJU जीजू और NUM नम से याद रख लेंगे। ठीक है, जीजू और नम, आपको स्पेलिंग नहीं भूलेंगे। तो इसको जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो क्या पढ़ते हैं? जिजिनम। ठीक है, और जीजू और नम जो है वो आप इसको स्पेलिंग के लिए याद रख सकते हैं। अब जिजिनम जो है बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन का दरमियाना हिस्सा है, और इसकी लंबाई कितनी होती है स्टूडेंट्स? ये 2.5 मीटर जो है इसकी लंबाई होती है। तो आपने इसको भी MCQ के तौर पर याद रखना है। और बच्चों 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं ये भी बच्चों आप याद रख लेंगे। तो यहाँ पे देखें बच्चों 1 मीटर इज इक्वल टू 3.28 फीट। 1 मीटर जो है बच्चों वो इतने फीट के बराबर होता है। तो आपने इस रिलेशन को जो है वो भी याद रखना है, आपको पता होना चाहिए कि 1 मीटर के अंदर कितने फीट होते हैं। तो 1 मीटर के अंदर 3.28 फीट जो है वो मौजूद होते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ड्यूडिनम है इसकी जो लेंथ है वो 2.5 मीटर है। तो बच्चों अब आपने फीट के अंदर अगर निकालनी है तो 2.5 को 3.28 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन जो है बच्चों आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 8 फीट होगी। ठीक है, अब बच्चों 8 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आएगी, लेकिन हमने जो है इसको होल फिगर के अंदर यहाँ पे लिखा है 8। ठीक है, तो जो बच्चों जिजिनम है इसकी लंबाई कितनी होती है? अबाउट का मतलब है तकरीबन, तकरीबन जो है वो 8 फीट के करीब जो है वो किसकी लंबाई होती है? जिजिनम की होती है।
इलियम बच्चों ये आखिरी हिस्सा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा हिस्सा है। इसकी जो लंबाई है स्टूडेंट्स वो 4 मीटर होती है, और 4 मीटर को बच्चों जब आप फीट के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी बुक के अंदर इसकी फीट में वैल्यू लिखी हुई है। 4 मीटर को जब बच्चों आप 3.28 फीट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 13 फीट। तो जो इलियम है बच्चों इसकी जो लेंथ है वो 13 फीट होती है। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको इसकी लेंथ जो है वो याद रहेगी। स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी लेंथ जो है वो 7 मीटर है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम, जिजिनम और इलियम। ड्यूडेनम की लेंथ कितनी होती है बच्चों, ड्यूडेनम जो है ये 25 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है और इंचेस में 10 इंचेस। जिजिनम जो है बच्चों इसकी 2.5 मीटर 2.5 मीटर इसकी लेंथ होती है, और अगर आप फीट के अंदर देखेंगे तो तकरीबन 8 फीट के करीब इसकी लंबाई होती है। और इलियम जो है बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा है। इसकी बच्चों जो लंबाई है वो कितनी है स्टूडेंट्स, इसकी जो लंबाई है वो 4 मीटर है, और फीट के अंदर अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो 13 फीट जो है वो उसकी लंबाई बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स आप जो है वो इन दोनों रिलेशंस को अपनी बुक के ऊपर याद रख सकते हैं, आपको आगे जो है वो काम आएंगे। ठीक है, अब बच्चों हम सबसे पहले हिस्से ड्यूडिनम जो है वो उसको देखते हैं। बच्चों हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के टॉपिक के अंदर इसी ड्यूडिनम को जो है वो डिटेल से जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। अलबत्ता बच्चों जो इससे अगला टॉपिक होगा हमारा जिसमें हम अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड को कवर करेंगे, उसके अंदर हम जिजिनम और इलियम जो है उसको देखेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो ड्यूडिनम के ऊपर होगा। ड्यूडिनम क्या है, ये स्टमक के फौरन बाद जब स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू होती है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का इब्तदाई जो 25 सेंटीमीटर वाला हिस्सा होता है इसको ड्यूडिनम कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखें होता क्या है कि ड्यूडिनम के अंदर जो सेक्रीशंस हैं, बच्चों सेक्रीशंस किसे कहते हैं, सेक्रीशन कहते हैं खारिज करदा चीजों को। ठीक है, अब लिवर बच्चों, लिवर और जिगर को कहते हैं पेनक्रियास। पेनक्रियास को उर्दू में बच्चों लबलबा कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे लबलबा। ठीक है, तो आप इसको जो है वो लिख लीजिएगा, मैंने आपके 9th क्लास के अंदर भी बताया था। पेनक्रियास को उर्दू में जो है वो हम लबलबा का नाम देते हैं। जिगर और लबलबा बच्चों ये क्या करते हैं, ये कुछ चीजों को खारिज करते हैं। अब बच्चों ये जो खारिज करदा चीजें हैं ये छोटी आंत के अंदर आते हैं और खुराक को हजम करने में मदद देती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों जो ड्यूडिनम की जो अपनी दीवार है, ना सिर्फ ड्यूडिनम की बल्कि बाकी जो दोनों हिस्से हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बच्चों, उनकी जो दीवार है उसके अंदर खास तरह के ग्लैंड्स होते हैं। वो जो ग्लैंड्स हैं बच्चों वो क्या करते हैं, वो भी बच्चों कुछ इंजाइम्स को जो है वो खारिज करते हैं। अब बच्चों वो जो इंजाइम्स हैं वो क्या करते हैं, वो फिर आगे फूड की जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखें द ग्लैंड्स, वो ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जो कि छोटी आंत की दीवारों के अंदर मौजूद होते हैं, आल्सो सेक्रेट, वो भी खारिज करते हैं। क्या खारिज करते हैं, एंजाइम्स खारिज करते हैं। फॉर द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फूड, बच्चों तमाम किस्म की फूड, चाहे आप प्रोटीन ले रहे हैं, चाहे आप लिपिड्स ले रहे हैं, चाहे आप जो है वो स्टार्च ले रहे हैं, आप ग्लाइकोजन ले रहे हैं, बच्चों इसकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। कंप्लीट डाइजेशन से मुराद ये है कि स्टार्च या ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ दिया जाएगा, प्रोटीन्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर तोड़ दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों लिपिड्स को फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर तोड़ दिया जाएगा। इसे हम कहते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ड्यूडिनम के अंदर जब कहाँ से पेनक्रियाज और लिवर से जो सेक्रीशंस हैं उनकी वो आएंगी, उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन की अपनी दीवारों के अंदर ये जो ग्लैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये जो ग्लैंड्स हैं ये क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये भी इंजाइम्स खारिज करेंगे। तो ये तमाम किस्म के फूड की कंप्लीट डाइजेशन कर देंगे, उनको उनके इंडिविजुअल यूनिट्स के अंदर तोड़ देंगे। तो स्टूडेंट्स अब ड्यूडिनम के अंदर कुल मिला के 3 किस्म की जो सेक्रेशंस हैं वो खुराक के ऊपर काम करती हैं बच्चों। एक आती है लिवर से, जो लिवर से आती है बच्चों उसको हम बाइल का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, बाइल। वो सेक्रेशन जो लिवर से आती है उसको हम बाइल कहते हैं। वो सेक्रेशन बच्चों जो लबलबा यानी पेनक्रियास से आती है इसको हम पेनक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, पेनक्रियाटिक जूस का नाम देते हैं। उसके बाद बच्चों वो सेक्रेशन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से आती है बच्चों, इसको जो है वो हम इंटेस्टाइनल जूस का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक जिगर से, एक लबलबा पेनक्रियास से, और जो तीसरी है स्टूडेंट्स ये किससे आती है, ये आती है इंटेस्टाइनल ग्लैंड से। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के अंदर जो ग्लैंड्स होते हैं उनसे बच्चों जो एंजाइम्स निकलते हैं उनको बच्चों उनका जो मिक्सचर होता है उसको हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। और ये तीनों चीजें मिलकर तमाम किस्म की जो फूड है उसकी कंप्लीट डाइजेशन जो है वो कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें मैं आपको इसकी लोकेशन बता देता हूँ। ये जो लिवर है और पेनक्रियाज है बच्चों, ये मैंने आपको सेकंड लेक्चर के अंदर बताया था कि ये हमारी बॉडी के अंदर जो है वो एज एन हेल्पर या असेसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। मतलब बच्चों ये जो लिवर है, लिवर के अंदर डाइजेशन नहीं हो रही होती, ना ही पेनक्रियाज के अंदर डाइजेशन हो रही होती है, बल्कि बच्चों ये क्या करते हैं, ये कुछ ऐसी चीजें खारिज करते हैं जो क्या डाइजेशन के अंदर मदद देती हैं। तो ये जो डाइजेशन है बच्चों ये इनडायरेक्टली करवाते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम इनको हेल्पर ऑर्गन्स या फिर असेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ये मददगार ऑर्गन्स हैं डाइजेशन के लिए।
अब बच्चों ये जो लिवर है इसकी लोकेशन आपने याद रखनी है। मैंने आपको जो स्टमक की लोकेशन बताई थी ना, डायफ्राम के बिल्कुल नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर, अपर लेफ्ट साइड के ऊपर स्टमक होता है, और बच्चों जो अपर राइट साइड है यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे लिवर मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो स्टमक है, स्टमक जो है इसकी बैक साइड के ऊपर यहाँ पे बच्चों एक ऑर्गन होता है जिसको हम पेनक्रियाज का नाम देते हैं। अब बच्चों जो पेनक्रियाज है आपके लिए नया नहीं है, ये आपने 9th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि जो पेनक्रियाज है इससे दो हार्मोन्स निकलते हैं, एक का नाम है इंसुलिन और एक का नाम है ग्लूकागोन, ठीक है, इंसुलिन और ग्लूकागोन। बच्चों इसको जो है हम फर्दर आगे जब हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे बच्चों हम इसको जो है वो तफसील से कवर करेंगे कि इंसुलिन का क्या काम होता है, ग्लूकागोन का क्या काम होता है। अभी सिर्फ आपने याद रखना है कि पेनक्रियाज से इंसुलिन और ग्लूकागोन निकलते हैं, और यहाँ पर बच्चों इससे पेनक्रियाटिक जूस भी खारिज होता है। अब स्टूडेंट्स होता ही है कि जो लिवर है ये एक बच्चों एक प्रोडक्ट बनाता है जिसको बाइल कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? बाइल कहते हैं। बाइल बच्चों एक लिक्विड है, ठीक है, जो कि लिवर बनाता है, और लिवर बनाकर बच्चों इसके पास एक थैली होती है। लिवर के पास क्या होती है? एक थैली। इस थैली को हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर का, ठीक है। ये नाशपाती की शक्ल की एक थैली होती है, देखिए आपको पियर शेप नाशपाती की शक्ल की थैली नजर आ रही है, इसको हम गॉल ब्लैडर कहते हैं। बच्चों वो जो प्रोडक्ट है ना बाइल, जो कि मैंने आपको बताया, वो बाइल बनाकर बच्चों इसके अंदर क्या कर देता है, ये स्टोर कर देता है। क्या कर देता है? बाइल को इसके अंदर स्टोर कर देता है। अब स्टूडेंट्स वो जो बाइल जो कि लिवर ने बनाई वो गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर हो गई। अब जैसे ही बच्चों जो स्टमक है, ये देखें जो आपका स्टमक है, स्टमक से बच्चों जब एसिडिक जो काइम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला हिस्सा ड्यूडिनम जो है इसकी दीवारों को टच करता है, तो फौरन से बच्चों बाइल जो है बच्चों यहाँ से ये जो आपको नजर आ रहा है गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जमा है बच्चों, ये जो बाइल है ये यहाँ से मूव करके जो है वो इस नाली के अंदर आता है। बच्चों ये जो नाली है इसको नाली को हम नाम देते हैं कॉमन बाइल डक्ट। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स? कॉमन बाइल डक्ट। और ये जो कॉमन बाइल डक्ट है ना बच्चों, इसके जरिए ये जो बाइल है किसके अंदर आ जाता है? ये आ जाता है ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है। तो बच्चों गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल जखीरा हुआ, गॉल ब्लैडर से जो है वो इस नाली के अंदर आया जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट, और फिर इस नाली से जो है वो ड्यूडिनम के अंदर आ गया। उसके बाद बच्चों एट अ सेम टाइम ये जो पेनक्रियाज है बच्चों इस ये एक जूस बनाता है जिसको हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब बच्चों जो पेनक्रियाटिक जूस है ये इस नाली के जरिए मूव करते हैं, जो नाली आपको नजर आ रही है इस नाली को हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? पेनक्रियाटिक डक्ट। अब ये जो पेनक्रियाटिक डक्ट है ना बच्चों, ये जो पेनक्रियाज के अंदर से नाली आ रही है जिसको हम पेनक्रियाटिक डक्ट का नाम देते हैं, पेनक्रियाटिक डक्ट इसी कॉमन बाइल डक्ट के साथ देखिए यहाँ पे मिल गई है, ऐसे ही है। तो पेनक्रियाटिक डक्ट बच्चों कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है, और ये जो पेनक्रियाटिक जूस जो कि पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर से आ रहा था, वो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो भी बच्चों इसी कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम के अंदर दाखिल होता है। तो आपने इस पॉइंट को भी जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। तो स्टूडेंट्स आए अब हम इनकी डिटेल जो है वो फर्दर स्टडी करते हैं। बच्चों सबसे पहले जो है वो बाइल है। बाइल क्या होता है? द सेक्रेशन ऑफ लिवर इज बाइल। बच्चों जो लिवर जिस चीज को खारिज करता है उसको हम बाइल का नाम देते हैं। बाइल की रिलीज कैसे होती है बच्चों? इट एंटर्स ड्यूडिनम थ्रू कॉमन बाइल डक्ट। तो आपने उसको याद रखना है कि वो नाली जिसके जरिए बाइल जो है वो ड्यूडिनम के अंदर दाखिल होती है, इस नाली को हम कॉमन बाइल डक्ट का नाम देते हैं। इसके बाद बच्चों बाइल की कंपोजिशन है। तो कंपोजिशन बच्चों बाइल के अंदर ये तीन चीजें आपकी बुक के अंदर जो है वो लिखी हुई हैं। अब बच्चों इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों का लेवल जो है वो भी 10th क्लास वाला है, ठीक है। जब आप फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे तो आप इनको मजीद डिटेल से स्टडी करेंगे, तो अभी जितना आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है आपने उतना ही कवर करना है। बच्चों जो बाइल है इसके अंदर एंजाइम्स नहीं होते। अब बच्चों ये वाला जो पॉइंट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमारी बुक के अंदर आगे रोल ऑफ लिवर का एक टॉपिक है, वहां पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। तो आप लोगों ने अभी इस पॉइंट को याद रखना है कि बाइल के अंदर बच्चों किसी भी किस्म के कोई एंजाइम्स मौजूद नहीं होते। इसके अंदर बच्चों सॉल्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, नमकियात होती हैं इसके अंदर। और दूसरी बच्चों जो दूसरी चीज इसके अंदर मौजूद होती है वो क्या है बच्चों? वो है पिगमेंट्स। क्या है स्टूडेंट्स? पिगमेंट। ये आपकी बुक में बॉक्स में लिखा हुआ है, आपने इसकी कंपोजिशन के अंदर लिखना है। बाइल आल्सो कंटेन पिगमेंट्स। बाइल के अंदर बच्चों क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट क्या होता है बच्चों? पिगमेंट हम कहते हैं रंगदार मादे को, ठीक है। जो रंगदार मादा है, जो कलरफुल सब्सटेंस है, उसको हम पिगमेंट का नाम देते हैं। अब बच्चों होता ये है कि आपको पता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। अब स्टूडेंट्स रेड ब्लड सेल्स जो है इसके अंदर एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन का नाम देते हैं। और ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब आपको ये भी पता है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा है कि रेड ब्लड सेल्स की जो जिंदगी है बच्चों वो 120 दिन या 4 महीने की होती है। अब जब बच्चों एक रेड ब्लड सेल जो है वो अपनी 4 महीने की जिंदगी को मुकम्मल कर लेता है तो वो लिवर के पास जाता है। लिवर क्या करता है? उस रेड ब्लड सेल को तोड़ देता है। अब जब रेड ब्लड सेल टूटेगा तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है उसकी भी ब्रेकडाउन होगी। तो हीमोग्लोबिन को तोड़कर उससे मजीद जो है वो कलरफुल सब्सटेंसेस बनते हैं, मजीद पिगमेंट्स बनते हैं। वो जो पिगमेंट्स हैं बच्चों उनको लिवर जो है वो क्या करता है? वो गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो डाल देता है। अब गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल पड़ी हुई है तो उस बाइल के अंदर वो पिगमेंट्स जो हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है।
तो बाइल के अंदर बच्चों एंजाइम्स नहीं होते, इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, और इसके अंदर आपने याद रखना है कि पिगमेंट्स होते हैं। अब ये वाले जो पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स का क्या मतलब है, कलरफुल सब्सटेंसेस डेट आर फॉर्म, जो कि कब बनते हैं, जब आरबीसीज, आरबीसीज का मतलब है रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को इरिथ्रोसाइट्स का नाम भी देते हैं, जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो लिवर के अंदर टूटते हैं, फिर ये जो पिगमेंट्स हैं ये रिमूव्ड, इनको खारिज कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी जिस्म से विद फिजिस। फिजिस कहते हैं बच्चों पखाने को, ठीक है, पखाने को कहते हैं वो वेस्ट मटेरियल्स, वो फालतू मादे जिसको हम अपने जिस्म के जरिए जो है वो खारिज कर देते हैं, इसको हम फिजिस का नाम देते हैं। तो आपने इसको याद रखना है, फिजिस जो है वो पखाने को कहते हैं वो फालतू मादे जिसको हम अपने जिस्म के जरिए जो है वो बाहर निकाल देते हैं, खारिज कर देते हैं, इसको हम फिजिस का नाम देते हैं। तो ये जो पिगमेंट्स हैं ये हमारे जो फिजिस का कलर है इसको डिटरमिन करते हैं। हमारे जो फिजिस है, हमारे जो पखाना है, उसका जो कलर है वो इन्हीं पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो भी याद रखना है कि बाइल के अंदर इंजाइम्स नहीं होते, पहली बात इसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, दूसरा इसके अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं। ये जो बाइल पिगमेंट्स हैं ये बनते कब हैं, जब रेड ब्लड सेल्स जो है वो लिवर के अंदर टूटते हैं, और ये पिगमेंट्स जो हैं इनको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, किसके जरिए, फिजिस के साथ। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। इसके बाद बच्चों जो बाइल का फंक्शन है ये क्या है, यहाँ पे देखें इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि इमल्सिफिकेशन क्या होता है। तो आपने बताना है कि बाइल कंटेन सॉल्ट्स, जो बाइल है उनके अंदर सॉल्ट्स होते हैं विच ब्रेक। अभी जो सॉल्ट्स ये क्या करते हैं, ब्रेक ये तोड़ देते हैं लार्ज फैट्स, जो बड़े बड़े फैट्स होते हैं, इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, छोटे छोटे कतरों के अंदर तोड़ देते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप स्टूडेंट्स क्या करें, आप व्हाइट कलर की बोतल लें, व्हाइट कलर की बोतल से मुराद ये है कि आप जो है वो कोका कोला या पेप्सी जो है उसकी एक खाली बोतल लें, उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी डालें, उसके ऊपर जो है वो आप तेल डाल दें। तो वो जो तेल है वो पानी के ऊपर वाली सतह के ऊपर तैरता रहेगा। उसके बाद अच्छी तरह से ढक्कन बंद करें, आप देखेंगे कि वो जो तेल है उसकी एक पूरी तय पानी के ऊपर जो है वो तैर रही है। अब आप उसको जोर जोर से हिलाएं तो होगा क्या, कि वो जो पूरी तय है वो छोटे छोटे कतरों के अंदर टूट जाएगी। अब उस पूरी तय का एक बड़े फैट की लेयर का छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर, ड्रॉपलेट्स कहते हैं कतरों को, छोटे छोटे कतरों के अंदर टूट जाना, इसे हम किसका नाम देते हैं, इसे हम नाम देते हैं इमल्सिफिकेशन का। तो स्टूडेंट्स यही हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हो रहा होता है। हम बच्चों हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट के मॉलिक्यूल्स पीछे से आते हैं उनका साइज बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा साइज होता है कि जो लाइपेज इंजाइम है जिसने उन फैट्स को लिपिड, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर तोड़ना है, वो उनको अपनी एक्टिव साइट के साथ अटैच ही नहीं कर पाती। जब अटैच नहीं कर पाती तो जाहिर सी बात है उनकी डाइजेशन नहीं होगी। तो इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर बाइल रखी है, लिवर बाइल बनाता है, बाइल जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के जरिए जो है वो ड्यूडिनम के अंदर आ जाती है। अब जैसे ही आती है तो इस बाइल के अंदर सॉल्ट्स होते हैं, वो सॉल्ट्स क्या करते हैं, वो स्टूडेंट्स उस बड़े लिपिड के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देते हैं, और ना सिर्फ उन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ देते हैं बल्कि उनको आपस में मिक्स भी नहीं होने देते, दोबारा से मिलने भी नहीं देते। आप देखें जो मैंने आपको बोतल वाली एग्जांपल दी थी ना, आप बोतल के अंदर तेल डाल के उसको जोर से हिलाएंगे तो वो जो पूरी तय वो छोटे छोटे कतरों के अंदर टूट जाएगी। अब जब दोबारा बोतल को रखेंगे तो 3-4 मिनट बाद ऑयल की पूरी तय जो है वो दोबारा ऊपर बन जाएगी। तो होगा क्या, कि वो जो ऑयल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पानी के अंदर हल नहीं हुए, ठीक है, क्योंकि वो पानी के अंदर हल हो ही नहीं सकते। आपने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिक चीजें हैं वो ऑर्गेनिक चीजों के अंदर हल होती हैं, ठीक है, जो पोलर चीजें हैं वो पोलर चीजों के अंदर हल होती हैं। तो वाटर पोलर है, ऑयल जो है वो नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर चीज पोलर चीज के अंदर हल हो ही नहीं सकती। तो स्टूडेंट्स इसी तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट का बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर टूट जाए तो वो मिलकर दोबारा से बड़ा फैट का मॉलिक्यूल बना सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का मैकेनिज्म है कि जो बाइल के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं ना सिर्फ उस बड़े फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स कतरों के अंदर तोड़ते हैं बल्कि उनको दोबारा आपस में मिलने से भी बचाते हैं। तो इस तरह से हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक मिल्की फ्लूइड बनता है, एक दूध की तरह का जो है वो फ्लूइड हमें नजर आता है। इसको जो है वो हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे देखें, इट कंटेन सॉल्ट्स व्हिच ब्रेक फैट्स इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट्स, जो कि फैट्स को लिपिड्स को छोटे छोटे कतरों के अंदर तोड़ देते हैं। इन दिस वे, इस तरह से मिल्की फ्लूइड इज फॉर्म्ड, एक दूध की तरह का एक लिक्विड बनता है इन विच, जिसके अंदर जो फैट ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो फैट के छोटे छोटे कतरे होते हैं, आर केप्ट सेपरेट, उनको अलग अलग रखा जाता है, दोबारा मिक्स होने नहीं दिया जाता। इस प्रोसेस को हम इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। अब स्टूडेंट्स ये होता है कैसे, आइए मैं आपको इस डायग्राम से दिखाता हूँ। स्टूडेंट्स ये एक बड़ा फैट का मॉलिक्यूल है और ये सॉल्ट है जो कि बाइल के अंदर मौजूद होता है। इस सॉल्ट के दो हिस्से होते हैं, एक बच्चों ऐसा हिस्सा होता है जो कि पानी के साथ जो है वो लव करता है, पानी के साथ जो है वो अट्रैक्ट करता है, और दूसरा हिस्सा ऐसा होता है जो कि पानी से नफरत करता है और ऑयल जो है वो इसके साथ अटैच होने की सलाहियत रखता है।
तो स्टूडेंट्स होता क्या है, यहाँ पे देखिए जो आपको ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो कहते हैं वाटर को, फिलिक कहते हैं लवर, ये वाटर लवर है। और ये हाइड्रो वाटर फोबिक कहते हैं हेटर को, ये पानी से नफरत करता है। ये ऊपर वाला हिस्सा पानी से नफरत करता है, नीचे वाला हिस्सा पानी से जो है वो लव करता है। अब मतलब पानी से लव करने से मुराद ये कि पानी के अंदर हल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स अब ये क्या करते हैं, जो सॉल्ट्स हैं ये इस बड़े फैट मॉलिक्यूल में से एक छोटे से ड्रॉपलेट को अलग करते हैं और उसके इर्द गिर्द इस तरह से अटैच हो जाते हैं कि वो जो इनकी हाइड्रोफोबिक साइड थी ना, जो पानी से नफरत करने वाली साइड थी, जाहिर सी बात है जो पानी से नफरत करती है वो इस ऑयल से जो है वो क्या करेगी, लव करेगी। तो वो ये जो ऑयल से लव करने वाली जो साइड है ये ऑयल के साथ अटैच हो जाती है, और इनके बाहर जो है वो कौन सी साइड है, वो जो इनके बाहर जो है वो हाइड्रोफिलिक साइड है, वाटर लवर साइड है। ठीक है। इसी तरह बच्चों आप यहाँ पे देखिए कोर फैट मॉलिक्यूल ये है और इसके बाहर भी कौन सी साइड है बच्चों, वो है वाटर लवर साइड। अब आपको पता है बच्चों कि ये देखें इसके बाहर जो है वो हाइड्रोफिलिक साइड है, और हाइड्रोफिलिक जो है वो कभी भी ऑयल के साथ जो है वो अटैच नहीं होती। ठीक है। इसी वजह से ये जो सॉल्ट्स हैं ये ना सिर्फ इस बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के अंदर तोड़ते हैं, बल्कि इनको दोबारा जो है वो एक दूसरे के साथ मिलने भी नहीं देते। क्यों मिलने नहीं देते? क्योंकि हर फैट के बाहर जो है वो हाइड्रोफिलिक जो है वो साइड आ जाती है इन सॉल्ट्स की, जो कि उनको आपस में मिलने नहीं देती। तो इसे हम लिपिड इमल्सिफिकेशन का नाम देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद स्टूडेंट्स जो पेनक्रियाज से जो सेक्रीशन आती है इसको हम पेनक्रियाटिक जूस के नाम देते हैं। तो यहाँ पे देखें द सेक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूस, जो पेनक्रियाज से जो चीज खारिज होती है उससे हम पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। अब बच्चों इसका जो रिलीज है वो मैंने आपको बताया था कि ये जो पेनक्रियाटिक जूस है ये इस पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए आता है और आगे जाके वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलती है। और बच्चों ये जो पेनक्रियाटिक जूस है इसी कॉमन बाइल डक्ट के जरिए ड्यूडिनम के अंदर दाखिल होती है। तो यहाँ पे देखें इट एंटर्स ड्यूडिनम थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट, ये पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए दाखिल होती है, विच ज्वाइंट्स जो कि मिल जाती है कॉमन बाइल डक्ट के साथ बिफोर एंटरिंग ड्यूडिनम, ड्यूडिनम के अंदर दाखिल होने से पहले। तो जो पेनक्रियाटिक जूस है स्टूडेंट्स ये इस पेनक्रियाटिक डक्ट के जरिए ड्यूडिनम में आ रहा होता है, और ये ड्यूडिनम के अंदर दाखिल होने से पहले इस कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिल जाता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से समझना है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपकी बुक के अंदर आगे कुछ लाइंस लिखी हुई थी इसकी कंपोजिशन के हवाले से और इसके फंक्शन के हवाले से, मैंने उसको एक टेबल की शक्ल जो है वो दे दी है। तो इस शक्ल में बच्चों आप लोगों को बहुत ही अच्छा जो है वो याद हो जाएगा, और आप लोग जो है वो चाहें तो इसी तरह से लिख सकते हैं, बहुत अच्छा इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स एक साइड पे चार कंपोनेंट्स आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं पेनक्रियाटिक जूस के, और एक साइड पे उनके फंक्शंस लिखे हुए हैं। बच्चों यहाँ पे एक एंजाइम होता है इसे हम कहते हैं ट्रिप्सिन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ट्रिप्सिन कहते हैं। ट्रिप्सिन जो है ये क्या करता है, ये प्रोटीन्स की डाइजेशन करता है। जहन में रखें कि जो स्टमक है वो स्टमक के अंदर भी एक एंजाइम होता है जिसे पेप्सिन कहते हैं, वो प्रोटीन्स के डाइजेशन करता है। ट्रिप्सिन भी प्रोटीन के डाइजेशन करता है। इन दोनों में फर्क ये है कि जो स्टमक है स्टूडेंट्स वो एसिडिक पीएच के ऊपर काम करता है, जबकि जो ट्रिप्सिन है ये बेसिक पीएच के ऊपर काम करता है। तो आपने इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, अब देखिए यहाँ पे पेनक्रियाटिक का लफ्ज क्यों लगाया गया है, क्योंकि अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जिसने स्टार्च की ब्रेक डाउन करनी है, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करनी है। अब इसी तरह का एक अमाइलेज हमारे स्लाइवा के अंदर भी मौजूद था, इसी वजह से हम उसको स्लाइवरी अमाइलेज का नाम देते थे। अब यहाँ पे ये जो अमाइलेज एंजाइम है इसका काम वही है, लेकिन ये पेनक्रियाज से निकलता है, तो इसी वजह से हम इसको पेनक्रियाटिक अमाइलेज का नाम दे देते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन करता है। उसके बाद लाइपेज एंजाइम है स्टूडेंट्स, लाइपेज क्या करते हैं, ये लिपिड्स के डाइजेशन करेगा। और इसका जो चौथा कंपोनेंट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिडिटी को ऑफ काइम। आपको पता है काइम क्या होता है, स्टमक के अंदर 3 से 4 घंटे खुराक रहने के बाद एक सूप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होती है जिसको हम काइम कहते हैं, और वो जो काइम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी की वजह से एसिडिक इन नेचर होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है उसकी तेजाबी असर को जो है वो क्या कर देती है, कम कर देती है। कैसे कम करती है, उसके अंदर जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी मिकदार जो है स्टूडेंट्स उसको कम कर देती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता है HCl, और सोडियम बाइकार्बोनेट का बच्चों जो फार्मूला होता है वो है Na सोडियम, उसके बाद बाइकार्बोनेट कहते हैं HCO3। HCO3 बच्चों इसे बाइकार्बोनेट का नाम दिया जाता है। अब होता यह है कि जब भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट आपस में मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, इससे NaCl बनेगा, नमक बनेगा, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ जो है वो क्या बनेगा, वाटर बनेगा। आप इस रिएक्शन को अपनी बुक के ऊपर लिख भी सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखें बच्चों, जब भी ये क्या है स्टूडेंट्स, ये एसिड है और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है क्या है स्टूडेंट्स, आप ये समझें कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने इस एसिड के असर को जो है वो क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब सोडियम बाइकार्बोनेट जो है इसने हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो इसको इन चीजों के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है,
और ये तीनों चीजें जो हैं ये एसिडिक नहीं है। तो इस तरह से जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो उस कायम के अंदर मौजूद जो एसिडिक चीजें हैं बच्चों उनकी तेजाबी असर को कम करता है। अब जाहिर सी बात है जब एसिडिटी जो है वो कम होगी तो पीएच क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि कोई चीज जितनी ज्यादा एसिडिक होती है उसकी पीएच उतनी ही कम होती है, और जब एक चीज कम एसिडिक होती जाती है तो उसकी पीएच ज्यादा होती जाती है। ठीक है, तो पीएच और एसिडिटी का इनवर्स रिलेशन है। तो जब बच्चों एसिडिटी कम होगी तो पीएच क्या होगी, ज्यादा, और पीएच ज्यादा होने से मुराद ये है कि अब बेसिक एनवायरनमेंट जो है वो अचीव हो रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इन पॉइंट्स को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद बच्चों आपकी बुक के अंदर एक टेबल बना हुआ है, इस टेबल के हवाले से आपने याद रखना है। इस टेबल का टाइटल है द एक्शन ऑफ एंजाइम्स इन द रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एक ऐसी ट्यूब है जो कि माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पे जाके खत्म होती है। अब स्टूडेंट्स इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स किस किस हिस्से के अंदर काम करते हैं तो आपने इसको जो है वो जहन में रखना है। तीन रीजन्स बच्चों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एक ओरल कैविटी, एक स्टमक और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्टूडेंट्स ये एंजाइम्स लिखे हुए हैं, इनमें से कुछ एंजाइम्स जो हैं वो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होते हैं, कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मौजूद होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस से क्या मुराद है बच्चों, वो जूस जो कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड से जो है वो खारिज होता है। मैंने आपको बताया था ना कि कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से भी खारिज होते हैं जो कि खुराक की कंप्लीट डाइजेशन जो है वो करवाते हैं। अब ओरल कैविटी के अंदर आपको पता है कि एक ही एंजाइम है जिसका नाम है स्लाइवरिया माइलेज। स्लाइवरिया माइलेज जो है ये स्टार्च को किसके अंदर तोड़ देती है, माल्टोज के अंदर तोड़ देती है। तो स्टूडेंट्स आपने एंजाइम का नाम, उसका सबस्ट्रेट क्या है, वो किस सब्सटेंस के ऊपर एक्ट करती है और उससे क्या बनता है, उसका प्रोडक्ट क्या है, तो एमसीक्यू के तौर पर बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। टेबल आपसे एमसीक्यू के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। स्टमक जो है इसके अंदर बच्चों एक ही एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिन, ये प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देती है। पेप्टाइड्स क्या होते हैं, शॉर्टर चेन्स होती हैं अमीनो एसिड्स के। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। इसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके अंदर वैरायटी ऑफ एंजाइम्स जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आप देखें पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये स्टार्च को किसके अंदर तोड़ेगी, माल्टोज के अंदर तोड़ेगी। तो स्लाइवरी अमाइलेज और पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो है दोनों का सबस्ट्रेट भी सेम है और प्रोडक्ट भी सेम है। फर्क क्या है, स्लाइवरी अमाइलेज स्लाइवा के अंदर मौजूद होता है, पेनक्रियाटिक अमाइलेज पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स ट्रिप्सिन जो है ये मैंने आपको बताया कि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एक एंजाइम होता है। जो ट्रिप्सिन है ये क्या करता है स्टूडेंट्स, ट्रिप्सिन प्रोटीन्स को जो है वो तोड़ देता है किसके अंदर, पेप्टाइड्स के अंदर। उसके बाद बच्चों काइमोट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन जो है ये भी स्टूडेंट्स पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद एक एंजाइम है काइमोट्रिप्सिन, आपने इसको याद रखना है। और ये काइमोट्रिप्सिन क्या करता है स्टूडेंट्स, ये काइमोट्रिप्सिन जो है ये भी प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ देता है। तो अब देखें प्रोटीन्स को तोड़ने के लिए तीन एंजाइम्स हमने पढ़ लिए हैं, एक है पेप्सिन, एक है ट्रिप्सिन और एक है काइमोट्रिप्सिन। तो बच्चों मैं आपको इसको इस फिगर से जो है वो समझा देता हूँ। प्रोटीन्स क्या होती है, यहाँ पे देखें ये आपको एक प्रोटीन नजर आ रही है। एक प्रोटीन के अंदर स्टूडेंट्स हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड्स जो है वो आपस में अटैच हो सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स हैं वो आपस में अटैच हैं। अब ये वाला जो बच्चों एक आपको जो सर्कल नजर आ रहा है ना, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर जो है ये एक अमीनो एसिड है। और इस तरह के जब ढेरों अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो इससे प्रोटीन बनती है। प्रोटीन के अंदर लॉन्ग चेन होती है अमीनो एसिड्स की। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोटीएजेस लफ्ज, प्रोटीएजेस का मतलब होता है ऐसे एंजाइम जो प्रोटीन्स को तोड़ते हैं। अब यहाँ पे हमने तीन एंजाइम्स पढ़ लिए, एक है पेप्सिन, एक है ट्रिप्सिन और एक है काइमोट्रिप्सिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन क्या करते हैं, इस लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स को शॉर्टर चेन्स के अंदर तोड़ देते हैं। और ये जो शॉर्टर चेन्स होती है ना इसको हम पेप्टाइड्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, पेप्टाइड्स का नाम देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो अच्छी तरह से याद रखना है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर आप जो है वो इस एंजाइम की तरफ आते हैं, पेप्टाइडेज एंजाइम की तरफ, तो पेप्टाइडेज क्या करता है स्टूडेंट्स, ये पेप्टाइड्स को आगे किसके अंदर तोड़ देता है, अमाइनो एसिड्स के अंदर या फिर पेप्टाइड्स के अंदर। अब यहाँ पे देखें इससे क्या मुराद है, मैं आपको इसी डायग्राम से जो है वो समझाता हूँ। अब पेप्टाइडेज स्टूडेंट्स ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि इन पेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करते हैं। अब ये वाले बच्चों जो पेप्टाइडेज एंजाइम्स हैं जब वो इन पेप्टाइड्स के ऊपर एक्ट करेंगे तो या तो वो इनको अलग अलग अमीनो एसिड के अंदर भी तोड़ सकते हैं या फिर इससे भी छोटी चेन जो है, जिस तरह आपको नजर आ रहा है ये एक बड़ी चेन है और ये जो है इससे छोटी चेन है। तो अब हैं तो ये भी पेप्टाइड्स है लेकिन उससे क्या है, छोटी हैं। तो पेप्टाइडेजेस एंजाइम जो है इसका सबस्ट्रेट क्या होता है, इसका सबस्ट्रेट होता है पेप्टाइड्स और इसका प्रोडक्ट क्या होता है, इसका प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड्स या फिर पेप्टाइड्स। अब पेप्टाइड्स जो है बच्चों जो उसका प्रोडक्ट है उसका जो साइज है वो सबस्ट्रेट से छोटा होगा। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो समझना है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे लास्ट वाली एंजाइम को हम पहले देख लेते हैं, डायपेप्टाइडेजेस। डायपेप्टाइडेजेस से क्या मुराद है स्टूडेंट्स, ये जो डायपेप्टाइडेजेस है ये एक ऐसा एंजाइम है जो कि डायपेप्टाइड के ऊपर काम करता है। डायपेप्टाइड किसे कहते हैं, जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं ना तो इसे हम डायपेप्टाइड का नाम देते हैं। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि जब दो अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो इसे हम डायपेप्टाइड कहते हैं। तो डायपेप्टाइडेजेस जो है वो इन डायपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड्स के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन
कर देते हैं। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है। तो डाइपेप्टाइडेजेस का देखें सबस्ट्रेट क्या है, डाइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड किसे कहते हैं, जब दो अमीनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो वो उनके दरमियान जो है वो जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, उसको तोड़ देते हैं और इसको अमीनो एसिड्स के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ट्रिप्सिन को भी देख लिया, काइमोट्रिप्सिन देख लिया, पेप्टाइडेज देख लिया और डाइपेप्टाइड देख लिया। तो आपने इसको एक फ्लो से याद रखना है कि जो बड़ी चेंज होती है अमीनो एसिड्स की उसको पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन ये पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ते हैं। उसके बाद जो पेप्टाइडेजेस एंजाइम है वो उन पेप्टाइड्स को आगे अमीनो एसिड्स के अंदर भी तोड़ सकते हैं या फिर शॉर्टर पेप्टाइड्स के अंदर भी तोड़ सकते हैं। और डाइपेप्टाइडेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि डाइपेप्टाइड्स को, दो अमीनो एसिड्स को सिंगल अमीनो एसिड के अंदर ब्रेक करने की सलाहियत रखते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स लाइपेज एंजाइम जो है ये क्या करेगा, ये फैट्स के ऊपर एक्ट करेगा और इसको किसके अंदर तोड़ देगा, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल के अंदर तोड़ देगा। आपको पता है कि जो फैट्स हैं वो फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल से मिलकर बनते हैं। अगर ऑयल्स होंगे स्टूडेंट्स तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बनेंगे, और अगर फैट्स होंगे तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल बनेगा। ठीक है, ये ऑयल और फैट्स पे आपने डिफरेंस पढ़ा हुआ है 9th क्लास के अंदर कि ऑयल के अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और फैट्स के अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स न्यूक्लियसेस क्या होते हैं, आपको पता है जो हम खाना खाते हैं, हम फर्ज करें गोश्त खा रहे हैं, आप जो है वो सब्जी खा रहे हैं, तो उन सब्जी के अंदर, गोश्त के अंदर सेल्स मौजूद हैं। उन सेल्स के अंदर जाहिर सी बात है न्यूक्लियस मौजूद है, उस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए भी होगा, आरएनए भी होगा। तो वो जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है। तो डीएनए और आरएनए इन दोनों को मिला के हम न्यूक्लिक एसिड्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं स्टूडेंट्स, न्यूक्लिक एसिड्स का। तो ये जो न्यूक्लियसेस एंजाइम्स हैं, ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड्स को तोड़ते हैं। किसके अंदर तोड़ते हैं, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। आपको पता है कि जो न्यूक्लिक एसिड्स हैं आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से, किससे मिलकर बनते हैं, न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनते हैं। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स के कितने टाइप्स हैं, दो, डीएनए और आरएनए। जो डीएनए है वो डिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनेगा और जो आरएनए है वो राइबोन्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है। ठीक है, आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो न्यूक्लियस एंजाइम्स जो है न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेकडाउन कर देते हैं न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर। उसके बाद स्टूडेंट्स माल्टेज एंजाइम जो है ये क्या करता है, ये माल्टोज को तोड़ता है। माल्टोज क्या है स्टूडेंट्स, ये एक डायसैकेराइड है। दो शुगर के मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। अब वो कौन सी दो शुगर है बच्चों, आपने याद रखना है कि जब दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो माल्टोज बनता है। तो माल्टेज एंजाइम जो है ये माल्टोज को किसके अंदर तोड़ देगा, ये इसको ग्लूकोज के अंदर तोड़ देगा। तो यहाँ पे देखें हमारी बॉडी के अंदर स्टार्च की कंप्लीट डाइजेशन कैसे होती है। स्लाइवरी अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, पैनक्रियाटिक अमाइलेज जो है ये भी स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। फिर माल्टेज एंजाइम आता है, वो इस माल्टोज को आगे फर्दर किसके अंदर तोड़ देता है, ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है। जब ग्लूकोज के अंदर टूट गई तो क्या हो गई, कंप्लीट डाइजेशन हो गई। इसी तरह जो सक्रेज एंजाइम है स्टूडेंट्स, ये सक्रोज के ऊपर एक्ट करता है। सक्रोज क्या होता है, ये भी एक डायसैकेराइड है और ये कब बनता है, जब एक ग्लूकोज जो है वो एक फ्रक्टोज के साथ जो है वो मिलता है। तो आपने इस पॉइंट को जो है वो याद रखना है कि जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से क्या बनता है, सक्रोज बनता है। ठीक है, तो सक्रेज एंजाइम जो है वो सक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर तोड़ देता है। उसके बाद लास्ट पे लैक्टेज एंजाइम है स्टूडेंट्स। लैक्टेज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को तोड़ता है, किसके अंदर, ग्लूकोज के अंदर और गलेक्टोज के अंदर। ये भी आपने अपनी 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है। तो आप लोग जो है वो इस पूरे टेबल को बहुत ही अच्छी तरह से एमसीक्यूज के लिए तैयार करेंगे। तो स्टूडेंट्स होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो बहुत ही बेहतर अंदाज में जो है वो समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है इसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।